press the bell icon on the YouTube app and never miss an... जय हिंद नाजिया जी, ये बताइए कि जिस तरह से बांग्लादेश में सड़कों पर उतरे हुए थे छात्र और गोली मारने के आदेश तक दे दिए गए थे, 100 से ज्यादा लोगों की वहां जान चली गई। उसके बाद यूएई में उनके समर्थन में जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें तो सुना है कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी उस जमात के खिलाफ। मतलब तब वो जो मुस्लिम ब्रदरहुड वाला फंडा है वो भी कहीं तेल लेने चला गया था। मैंने तो हमेशा कहा है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह हमेशा गटर में चला जाता है, हमेशा तेल लेने चला जाता है या तेल बेचने चला जाता है। आपको याद होगा कि भारत जोड़ो यात्रा का जब एक कांग्रेसी समर्थक युवा मोर्चा का युवा विंग का जब वहां पर जाकर के भारत जोड़ो यात्रा का प्रदर्शन कर रहा था और उसका बहुत बड़ा बैनर पहन लिया था तो उसको भी कोड़े लगे थे। उसके बाद फिर हमने देखा कि फलस्तीन के समर्थक जो हज करने के लिए गए थे और वहां पर फलस्तीन के फेवर में बात करना स्टार्ट किया था और दुआएं चिल्ला चिल्ला कर मांगना स्टार्ट किया था तो उनको भी कोड़े लगे थे, जो आज तक अरब के जेल में है और कोड़े खा रहे हैं और एक वक्त का खाना मिलता है। जब हमने ये न्यूज देखा कि यूएई कोर्ट ने मतलब 10 साल का प्रिजन, 10 साल का, और जिसमें कई लोगों को फांसी की भी सजा सुनाई गई है, कई लोगों को 11 साल की सजा सुनाई गई है, कई लोगों को मतलब उसमें पेनल्टी लगाई गई है। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की 2 सशक्त, बहादुर और शिक्षित महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद बिन सलमान ने ये भी बता दिया कि 1939 में पहली बार कुरान प्रिंट हुआ था, पहली बार पत्तों से, पत्थरों से, यहाँ वहां से निकाल करके उसको एक प्रिंट करके एक किताब में तब्दील किया गया और 1936 में ही ब्रिटिश और दुनिया का शरिया कानून आ चुका था। तो इसमें कितनी कॉन्ट्रडिक्शन होगी, इसमें कितना मैनिपुलेशन होगा, ये मोहम्मद बिन सलमान जी को भी पता है। इसलिए अरब में शरिया कानून नहीं चलता है और सिर्फ अल कुरान की बात चलती है और अल कुरान का को ही माना जाता है। और जिसका रीजन ये है कि आज हमने देखा कि 53 बांग्लादेशी जो बांग्लादेशी के समर्थन में वहां पर अरब में कोहराम मचाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर भगदड़ मचाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर टेररिज्म एक्टिविटीज करने की कोशिश कर रहे थे, वहां के देश को उथल पुथल करने की कोशिश कर रहे थे, या तो फांसी की सजा या तो 11 साल जेल की सजा उनको मिल गई आराम से। बिल्कुल, और ये वाकई बहुत बड़ी नजीर है क्योंकि जैसे अभी आपने बताया ना कि पाकिस्तान ने जब अफगानियों को अपने देश से बाहर निकाला सब कुछ लूटपाट के बाद, उसके बाद भी मुस्लिम ब्रदरहुड में से किसी ने कोई भी चू तक नहीं की, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। और भारत में 5 करोड़ रोहिंग्या घुसपैठ करके इलीगल तरीके से रह रहे हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। और जब कभी उनको एनआरसी के जरिए बाहर भेजने की बात होती है कि उनको उनके देश भेजा जाए, तो आप देखिए यहीं के राजनेता किस तरह से छाती पीटते हैं, फिर वो चाहे ममता बनर्जी हो। देखिए अंजू जी, ये बात क्लियर है कि घुसपैठिया हमारे विपक्षी दलों के लिए एक बहुत बड़ा पॉकेट वोट है। ये बात अब सबको समझ लेनी पड़ेगी। आज देखिए, एक वक्त था जब पश्चिम बंगाल में 5.7 मिलियन यहाँ पर मुसलमान थे और आज 29.3 मिलियन यहाँ पर मुसलमान है पश्चिम बंगाल में। तो उसी तरीके से आपको आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह के बारे में याद ही होगा कि किस तरीके से वो घुसपैठियाओं को जाकर के वो एयर कूलर भी देता था और उसको फ्रिज भी देता था और एनवेलप में पैसा भी देता था। हमें याद है कि असदुद्दीन अवैसी के 2 विधायक जो है वो और लीडर वो आज भी जेल की हिरासत में है। क्यों है? क्योंकि वो अपने लेटर हेड पर ये सारे घुसपैठियाओं को देते थे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, है ना। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में माधवी लता जी ने ऑलमोस्ट 8 लाख से ऊपर घुसपैठियाओं और फेक वोटर आईडी कार्ड का चिट्ठा मिट्ठा खोल दिया था। तो ये बात अब सरकार से लेकर के सर्वोच्च न्यायपालिका को भी समझना पड़ेगा कि घुसपैठिया वोटर्स पॉकेट वोटर है,
इंडी अलायंस के, इंडी ब्लॉक के, और इसको ये कभी नहीं निकलने देंगे। भाई हम तो ऐसे वक्त भी देखे हैं जहां पर औरतों के सलवार झाके जाते हैं और असदुद्दीन अवैसी संसद होकर के सांसद में लोकतंत्र के मंदिर में कहता है कि एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। हमने तो ऐसा भी दिन देखा है कि अफजल गुरु की मौत पर शर्मिंदगी असदुद्दीन अवैसी जो है वो दिखाता है। हमने वो दिन भी देखा है जो हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह करता है। हमने कौन सा दिन नहीं देखा, हमें तो सारा दिन याद है। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है कि इन घुसपैठियाओं को निकालने के लिए, घर बाहर करने के लिए अब सिर्फ सरकार इनफ नहीं है। अब सरकार के साथ साथ जनता को भी सर्वोच्च न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना चाहिए। ये देश सिर्फ अंजोजी मोदी जी का नहीं है, ये देश सिर्फ अंजोजी निर्मला सीतारमन जी का नहीं है या गिरिराज सिंह जी का नहीं है। इस देश में 82.7% जो सनातनी रहते हैं, ये देश उनका भी है। इस देश की जिम्मेदारी उनके ऊपर भी बनती है। तो क्या उनके ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक आदमी खड़ा होकर के सर्वोच्च न्यायपालिका को ये बताए कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में इतने घुसपैठिया रह रहे हैं, सर्वोच्च न्यायपालिका क्या कर रहा है। आज जब हम लोग घुसपैठियों को निकालने की बात करते हैं तो हजारों लाखों ऐसे मुसलमान एनजीओ होते हैं जो सर्वोच्च न्यायपालिका में जाकर के वो PIL फाइल कर देते हैं और लिस्टेड भी करवा लेते हैं। तो क्या ऐसे लाखों एनजीओ इन घुसपैठियाओं को निकालने के लिए वर्क नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस देश में अजमल खसक को वकील मिल सकता है, इस देश में निर्भया के बलात्कारियों को वकील मिल सकता है, इस देश में सीमा गुलाम हैदर जैसी घुसपैठिया को वकील मिल सकता है। लेकिन क्या इस देश में अच्छे काम करने वाले और घुसपैठियाओं को बाहर निकालने वाले को वकील नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा भाई? पर नाजिया जी, जिन एनजीओ की बात आप कर रही हैं वो तो आपको पता है कहाँ से उनकी फंडिंग होती है। उनको फंडिंग इसलिए मिलती है कि वो उनके खिलाफ आवाज उठाएं। वो अच्छे काम में कहाँ लगेंगी? उनका तो काम ही है। पर आप ये देखिए कि ममता बनर्जी ने तो खुला न्योता दे रखा है कि आओ घुसपैठ करो, हम आपको नागरिकता दे देंगे। जो कुछ बांग्लादेश की सड़कों पर हो रहा था, उसके बाद ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आपको याद होगा, अखिलेश यादव का भी, जिसके लिए उनके खिलाफ झारखंड में FIR तक लॉन्च हुई है। तो वो तो ये हमारे देश के नेताओं का हाल है कि खुला न्योता दे रहे हैं और UAE में देखिए कैसे सजा मिल रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि विपक्षी दल जो है, इंडी अलायंस ब्लॉक जो है, उसके लिए ये घुसपैठिया जो है वो पॉकेट वोट है, जिसकी वजह से वो इलेक्शन के वक्त में वो अच्छे सीटें वो जीत करके ले आते हैं। मैं इसको बहुत तोड़ करके आपको समझा देती हूँ। ऑन रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल में अभी इस वक्त 29.3% जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी यहाँ पर है, मुसलमानों की तादाद है, जिसका मैं डेटा लेकर के बैठी हुई हूँ, ठीक है। और इससे पहले आप देखिएगा, मैं आपको ईयर भी बता देती हूँ, 5.1 मिलियन थे, मतलब कि 19.5 मिलियन बढ़े हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। तो जब आपका 28% वोट आपको यहाँ के मुसलमानों से मिल रहा है और घुसपैठिया मुसलमानों से आपको मान लीजिए 18% वोट मिल रहा है, तो आपकी एक तरफा जीत तो होनी ही है ना, होनी ही है। अब आपने जो बात छेड़ी है मैं उसको कंप्लीट कर देती हूँ कि शहीद मंच से 21 जुलाई को ममता बनर्जी साहिबा ने साफ कह दिया कि जो भी वहां पर बिना खाए और बिना छत के होगा, हम उसको यहाँ पर बिल्कुल भी इनवाइट करेंगे और उसको वेलकम करेंगे। ये उनको बोलना पड़ा क्योंकि पिछले 12 साल से वो केंद्र की सरकार को और जनता को आंख में आंख मिला करके और छाती चौड़ी करके ये बोलती थी कि अपने BSF से पूछो कि क्यों आता है घुसपैठिया, अपने CISF से पूछो कि क्यों आता है घुसपैठिया। जैसे ही सद्दाम सरदार के घर के नीचे से साउथ 24 परगना के एक फ्लैट के बेडरूम के बेड के नीचे से सुरंग बांग्लादेश तक का दिख गया और ये अनुमान लगाया गया है वेरिफिकेशन के दौरान कि ऐसी कई सुरंगें बनी हुई हैं जहां से बांग्लादेशी आराम से आ रहे हैं। अब क्योंकि ममता बनर्जी साहिबा के पास मुंह में कोई जवाब नहीं है, वो BSF और CISF को और बॉर्डर के ऑफिसर को वो टारगेट नहीं कर पाएंगी, डिफेम और मलाइंग नहीं कर पाएंगी, इसलिए उन्होंने खुलेआम इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि वो वेलकम करेंगी बांग्लादेशी घुसपैठियाओं का। अब बात यहाँ पर आती है
कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग पश्चिम बंगाल में बैठे हैं, क्या उन्होंने कोई लीगल नोटिस ममता बनर्जी को भेजा इस एंटी नेशनल स्टेटमेंट के लिए? क्या उन्होंने ये नोटिस भेजा कि आपने शेख हसीना से बात किया है? एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल आपने बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को कोई गेजेट भेजा है, कोई रिप्रेजेंटेशन भेजा है अपने चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से कि आप वहां के लोगों को यहाँ बुलाने को तैयार हैं? क्योंकि ये ऐसे नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको पूरी कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया करनी पड़ती है, तब जाकर। और इसके लिए ममता बनर्जी थोड़े करेंगी, देश की पॉलिसी होती है। ममता बनर्जी बंगाल की सीएम है, देश की प्रधानमंत्री नहीं है जो वो देश को लेकर एक दूसरे देश के साथ बात करेंगी। ममता बनर्जी को अपनी हद में रहना होगा, उनको याद रखना होगा वो बंगाल की सिर्फ सीएम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर बांग्लादेश के कुछ लोगों को पनाह देनी होगी, ये फैसला केंद्र सरकार करेगी, ममता बनर्जी नहीं। लेकिन वो भूल जाती हैं, उनको तो लगता है कि इस तरीके से वो अपने वोट बैंक को लीगलाइज कर लेंगी। बहुत सारे जो अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको लीगलाइज कर देंगी कि देखिए ये वहीं से तो आए हैं, मैंने इनको पनाह दिए। बेसिकली ममता बनर्जी ये चाहती हैं। नहीं, ममता बनर्जी कभी नहीं मानती है कि वो सिर्फ एक रीजनल पार्टी, एक स्टेट की पार्टी की वो मुख्यमंत्री, वो कभी मानती नहीं है। अगर वो संविधान को मानती होती तो इस शब्दावली को, इस स्टेटमेंट को बोलने से पहले वो दिल्ली के बांग्लादेश हाई कमीशन को, एम्बेसी को वो एक रिप्रेजेंटेशन भेजती और वो रिप्रेजेंटेशन दिल्ली के बांग्लादेश एम्बेसी से वो बांग्लादेश जाता, शेख हसीना जी का साइन आता कि नहीं आता, वो उसके बाद फिर ये स्टेटमेंट दिया जाता अगर वो संवैधानिक तरीके से जाती। पर क्योंकि सद्दाम सरदार के घर से सुरंग निकल चुका, लाखों महिलाएं पता चल चुकी कि वो औरतों को गोल्ड का कारोबार, इलीगल कारोबार भी, स्मगलिंग भी करवाता था और साथ साथ बांग्लादेशियों को बुलवाता भी था, तो उसको कवर अप करने के लिए उन्होंने एंटी नेशनल स्टेटमेंट और एंटी संविधान स्टेटमेंट उन्होंने दे डाला। अब बात आती है कि जब एक महिला मुख्यमंत्री को पता है कि 28% बंगाल का मुसलमान वोट हमको वोट करेगा, 18% मेरा पॉकेट वोट, घुसपैठिया वोट हमको वोट करेगा, अगर हम 12% भी बुला लेते हैं तो 55% मतलब के हम कोयला चोरी करें, हम गोरू चोरी करें, हम एसएससी स्कैम करें, हम टेट स्कैम करें, हम तोलाबाजी करें, हम मुसलमानों से बलात्कार करवाएं, हमारे आधा दर्जन जो मंत्री हैं वो जेल और तिहाड़ में रहें, पर वो जीतेंगी क्योंकि 55% वोट तो उनका पॉकेट वोट है, तो वो तो जीतेंगे ही। फिर 29 सीटें कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये आप सही कह रही है, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से अपना वोट बैंक खड़ा किया है नाजिया जी बंगाल में, उनको हराना इस वक्त नामुमकिन लगता है। चुनाव में आप उनको नहीं हरा सकते क्योंकि उनका बड़ा कंसोलिडेट वोट बैंक है, उसको टस से मस नहीं किया जा सकता। और जो थोड़े बहुत परसेंटेज उनको चाहिए होती है वो सेकुलर हिंदू हैं जो ममता बनर्जी को डर के मारे वोट कर देंगे, इसलिए डर के मारे वोट करेंगे कि चुनाव के बाद उनका क्या हाल होने वाला है अगर वो ममता के खिलाफ जाएंगे। तो इस वक्त ममता बनर्जी की, जिसे कहते हैं ना, पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में है, इसीलिए वो इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन कम से कम ममता बनर्जी जैसों के लिए भी एक सबक है जो कुछ यूएई में हुआ है। अगर ये सारी स्टेटमेंट्स वहां रहकर ममता बनर्जी देती तो उनको भी सारा सबक मिल जाता, उनको पता चल जाता कि मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंजू पंकज जी और नाज़िया खान जी का दमदार और बेबाक डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने न सिर्फ ममता बनर्जी को एक्सपोज किया बल्कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड या फिर हम कहें मुस्लिम उम्मा है उसको भी जम के एक्सपोज किया और उसकी पोल खोल के रख दी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।